प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों ये हमारा रिवीजन सेशन है। रिवीजन सेशन का एक सीरीज चल रहा है और आज हम लोग अपने रिवीजन सेशन INIFS को कंटिन्यू करेंगे और यूनिट नंबर 27 को देखेंगे, जो कि बेस्ड है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स एंड देयर रोल। बहुत सारे सवाल, इससे 2 सवाल पूछे गए थे हमारे पिछले जो एग्जाम नवंबर में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था INIFS का, उसमें 2 सवाल पूछे गए थे इस पार्टिकुलर यूनिट से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और दोस्तों इसमें आपको लेंदी भी है। आप यदि बुक देखेंगे ना तो लगभग आपको 30 पेज का ये चैप्टर है। तो मैं आपको इस PDF के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से 10 से 20 मिनट में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको याद करवा दूंगा, आपको समझा दूंगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल यदि पूछा जाए तो आप तुरंत कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएं। तो ध्यान, आपको क्या करना है, वीडियो को अंतिम तक सुनना है। और दोस्तों यदि आपको सही लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो और भी JIB एस्पिरेंट तक पहुंच पाए। आपके लाइक से ही ये संभव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को। रेगुलेटर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि हमारे RBI हो गए, फिर हमारे सेबी हो गए, फिर हमारे IRDA हैं, PFRDA हैं, ठीक है। तो ये जो है मॉनिटर करते हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को। दे मॉनिटर आवर फाइनेंशियल सिस्टम और ये श्योर करते हैं कि ये जो है स्मूथली रन करे, ठीक है। तो ये स्मूथ रन करे, इसके सेफ्टी को भी इंश्योर करते हैं। दे इंश्योर इट सेफ्टी एंड इट शुड रन स्मूथली। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके पैसे को प्रोटेक्ट करता है। देखिए कहा जा रहा है इट इंश्योर्स पब्लिक ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो बहुत ज़रूरी है ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, क्योंकि ये उन लोगों को बचाता है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये श्योर करता है कि मिसयूज ना किया जाए पैसा, और पब्लिक का जो ट्रस्ट है सिस्टम में वो बनाए रखें। समझे? तो ये पॉइंट समझाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल रेगुलेशन को समझिए कि ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, किसी बिजी स्ट्रीट पे, और ये फाइनेंशियल सिस्टम को ऑर्डर में रखता है। ये कैओस और को प्रिवेंट करता है और फाइनेंशियल सिस्टम को ऑर्डर में रखता है। ये श्योर करता है कि सभी लोग फेयरली प्ले करें, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट, दे शुड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, एंड मार्केट को स्मूथली रन करवाया जाए। मार्केट शुड रन स्मूथली और सभी के लिए फेयरली हो, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन किया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है RBI के रिगार्डिंग। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए RBI के बारे में बताया जा रहा है कि RBI को सेटअप किया गया था 1 अप्रैल 1935 को अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और इससे पहले सेंट्रल बैंक जो है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हैंडल किया जाता था, ठीक है। इट वॉज हैंडल्ड बाय द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उससे पहले जो है 1934 से पहले द सेंट्रल बैंक फंक्शन वेयर डन बाय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग को डिस्कस करते हैं। तो RBI को क्रिएट किया गया था 1926 के रिकमेंडेशन से। आई थिंक वी हैव मिस्ड दिस पॉइंट इन दिस पार्टिकुलर स्लाइड। मैं आपको समझा देता हूँ कि 1926 में एक रिकमेंडेशन आया था, ठीक है, जिसके द्वारा RBI को क्रिएट किया गया, जो कि इनिशियली प्राइवेट कंपनी था, और ये बैंक जो है भारत के लिए भी और बर्मा के लिए भी, दोनों के लिए मैनेज करता था। इट मैनेज बैंक फॉर इंडिया एंड बर्मा बोथ। लेकिन सरकारी गवर्नमेंट ऑन हो गया 1949 में, मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसके मैनेजमेंट टीम के अंदर एक गवर्नर होते हैं, एक हमारे डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और डायरेक्टर्स होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों RBI का मेन जॉब क्या है, वो पॉइंट में समझाया जा रहा है। RBI का मेन जॉब है कि हमारा इकोनॉमी को सेफ रखें, स्टेबल रखें, ठीक है। उसके बाद ये कैसे करता है, ये श्योर करता है कि बैंक जो है स्ट्रांग हो, ठीक है, सेफ पेमेंट सिस्टम हो, बैंक स्ट्रांग हो, हमारा पेमेंट हमारा सिक्योर हो, ठीक है। सो पेमेंट शुड बी सिक्योर, सेफ पेमेंट सिस्टम, एंड मनी इज़ यूज्ड वाइजली, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो ये क्या कंट्रोल करता है, कितना पैसा अवेलेबल है, ताकि हमारा प्राइस सेम रहे, ठीक है। हाउ मच अमाउंट इज़ अवेलेबल टू कीप द प्राइस एट स्टडी, एंड फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बेटर वर्क करे बेटर। तो ये पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि RBI हमारे इकोनॉमी को सेफ रखता है, स्टडी रखता है, पेमेंट सिक्योर हो, मनी को वाइडली यूज किया जाए। ये डिसाइड करता है कि किसे लोन मिलेगा, राइट, क्रेडिट बेस्ड, या कर एलोकेट क्रेडिट, मतलब किसे लोन मिलेगा बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द कंट्री। ये प्राइस को स्टडी रखता है, कंट्रोल मनी सप्लाई बाय कंट्रोलिंग हाउ मच, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये श्योर करता है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है रूल्स को फॉलो करे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग अगली स्लाइड को डिस्कस करते हैं। देखिए RBI जो है बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, जैसे कि देख सकते हैं आप इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ठीक है,
तो इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर करना, इन्फ्लेशन को मॉनिटर करना, मनी सप्लाई, राइट, मनी सप्लाई को, क्रेडिट को, एक्सचेंज रेट को, ट्रेड को, कैपिटल फ्लो को, एक्सेट्रा। तो और इसके लिए जो है बहुत सारे टूल्स को यूज करता है ताकि मनी फ्लो को कंट्रोल कर सके। टू कंट्रोल द मनी फ्लो इट यूज मेनी टाइप्स ऑफ टूल्स, ठीक है। और एक स्पेशल कमेटी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC जिसे बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को सेट करता है ताकि हम प्राइस को स्टेबल रखें, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में अंडर द अमेंडेड एक्ट। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमारा RBI का अमेंडेड एक्ट था, इसका क्या रूल था कि ये कमेटी रेगुलरली मीट करता था और RBI के एक्सपर्ट से हेल्प लेता था ताकि इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके। कम से कम 6 बार मीट करता था, यहाँ लिखा एटलीस्ट 6 टाइम एनुअली, ठीक है। तो कम से कम 6 बार इसका मीटिंग होता था और पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट को हमारे गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन टारगेट से अलाइनमेंट में रखता था। एक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, ये MPC को हेल्प करता था मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। तो एक MPC अलग है, MPD अलग है। अब देखिए मैं आपको CRR SLR के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। देखिए CRR जो है ना, बैंक में क्या होता है कि बैंक कुछ कैश जो है RBI के पास रखती है, कैश रखती है, इसलिए नाम पर है इसका कैश रिजर्व रेशियो। तो कुछ कैश जो है RBI के पास रखती है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, और इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता बैंक को। और SLR क्या करता है दोस्तों, SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें कहा गया है कि बैंक को अपना पैसा जो है ना सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना है। सेफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, उसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कैश हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाते हैं, लिक्विड एसेट कहे जाते हैं। तो बेसिकली इसका क्या पर्पज़ है, ताकि इमरजेंसीज के लिए फ़ंड अवेलेबल हो। दे शुड हैव एनफ फंड फॉर इमरजेंसी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे रेपो रेट को डिस्कस करते हैं। रेपो रेट से रिलेटेड पॉइंट को हम लेट्स डिस्कस एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस ओपन मार्केट ऑपरेशन एवरीथिंग रिगार्डिंग इट। ओके, देखिए रेपो रेट क्या करता है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जो कम अवधि के लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसे कंट्रोल करता है। रेपो रेट कंट्रोल्स द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो अब देखिए ये एक टर्म होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। OMO के अंदर क्या होता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदते हैं या आप बेचते हैं, यू बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ताकि आप मीडियम टर्म मनी सप्लाई को मैनेज कर सकें। इन ऑर्डर टू मैनेज मीडियम टर्म मनी सप्लाई यू बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब एक टर्म को समझिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए 3 टर्म अभी मैंने आपको समझाया। पहला क्या बताया, रेपो रेट। रेपो रेट क्या बताया कि यदि आपको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, जो कि बोरोइंग कॉस्ट को गाइड करता है। दूसरा टर्म क्या बताया आपको, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। OMO क्या होता है, OMO के अंदर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदते हैं या बेचते हैं ताकि मीडियम टर्म मनी सप्लाई को मैनेज कर सके। और तीसरा क्या टर्म बताया आपको, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये बैंक को अलाउ करता है कि वो ओवरनाइट बोरो कर सके, सो दैट दे कैन बोरो ओवरनाइट। इट अलाउ बैंक टू बोरो ओवरनाइट विद सिक्योरिटी एज कोलेट्रल। मतलब ओवरनाइट बोरोइंग के लिए MSF काम आता है और सिक्योरिटी जो है कोलेट्रल के रूप में काम करेगा। और एक होता है हमारा SDF। SDF क्या होता है दोस्तों, SDF जो है हेल्प करता है कि RBI के पास बैलेंस रखें ताकि हम लिक्विडिटी को सेट लिमिट में रख सके, टू मैनेज लिक्विडिटी इन द सेट लिमिट, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आपको देखिए SDF के फ्लो में देख लीजिए, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी होता है, तो बैलेंस विद RBI रखा जाए ताकि लिक्विडिटी को हम सेट लिमिट में रख सकें। तो वही चीज़ अब यहाँ बताया जा रहा है। अब हम लोग MSS की बात करते हैं। देखिए MSS सरकार को हेल्प करता है कि जो एक्स्ट्रा मनी है उसको मैनेज करने में। MSS फुल फॉर्म क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसको हेल्प करता है सरकार को कि वो बॉन्ड इशू करे। तो जो पैसा MSS से आएगा ना, उसको गवर्नमेंट के मेन फंड से अलग ही रखा जाता है। लिखा है ना कि MSS कैश बैलेंस इज मेंटेन सेपरेटली बाय द RBI, ठीक है। ये हमारे कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं होता है। और दूसरी बात कि RBI जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में काम करती है। ये श्योर करती है कि उनके पास एनफ कैश हो कि वो अपने एक्सपेंस को कवर कर सके। इसे कहते हैं हम लोग वेज एंड मीन एडवांस। अब देखिए RBI जो है टेम्प्रोरी लोन भी ऑफर करती है ताकि जो हमारे कैश फ्लो में गैप है उसे कवर कर सकें, राइट। सो और ये लोन को गवर्नमेंट एसेट से सिक्योर भी किया जाता है।
तो जो इंटरेस्ट रेट होता है इन सभी लोन में वो किससे टाइड अप होता है, वो रेपो रेट से टाइड अप होता है, दैट इज टाइड टू द रेपो रेट। देखिए लिखा गया है यहाँ पे कि वेज एंड मीन्स नॉर्मल वेज एंड लिमिट डिटरमाइंड बाय 3 ईयर एवरेज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक और पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि WMA इंटरेस्ट रेट इज लिंक टू द रेपो रेट। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, WMA क्या होता है? तो WMA का मतलब ये हुआ कि RBI जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में काम करती है। RBI ये श्योर करती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कैश हो ताकि वो अपने खर्चे को कवर कर सके, और RBI टेम्पोररी लोन भी ऑफर करती है ताकि जो कैश फ्लो में गैप है उसको कवर कर सकें। और ये जो लोन होता है ना, मैंने आपको लोन के बारे में बताया, ये जो लोन होता है इसको वेज एंड मीन एडवांस कहा जाता है, और ये लोन जो है गवर्नमेंट एसेट से सिक्योर्ड होता है, और इस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जो RBI का रेपो रेट है उससे टाइड होता है। तो आपको वेज एंड मीन एडवांस भी समझ में आ गया, RBI को क्यों बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट कहता है ये भी समझ में आ गया, राइट। चलिए, तो और जो कैश फ्लो मिसमैच है उसको कवर करने के लिए RBI जो है लोन प्रोवाइड करती है, जिस कॉल वेज एंड मीन एडवांस। अब हम लोग ओवरड्राफ्ट लिमिट की बात करते हैं। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है ना एक्स्ट्रा पैसा बोरो कर सकते हैं, राइट, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन एक सर्टेन लिमिट है। तो जिसको देखिए ये जो पॉइंट कहा गया ना ओवरड्राफ्ट लिमिट, वही है स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट कैन बी ओवरड्राफ्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 14 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डे विद इन अ क्वार्टर विद एन ओवरऑल लिमिट ऑफ 36 डेज, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा मनी बोरो कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन कुछ लिमिट के अंदर। अब जो इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट पे करेंगे वो RBI के रेपो रेट से टाइड अप होता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस कंसेप्ट। तो जो भी एक्स्ट्रा कैश होगा उसे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा, राइट। इस सरप्लस बैलेंस यदि कुछ है तो दैट इज टू बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और एज पर स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। अब एक टर्म को समझिए जिसको हम लोग LTRO बोलते हैं, TLTRO बोलते हैं। LTRO का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और TLTRO होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। देखिए दोस्तों, RBI ने LTRO और TLTRO को इंट्रोड्यूस किया था ताकि ये श्योर कर सकें कि ये जो इनफ पैसा है इस सिस्टम में, सिस्टम में इनफ पैसा हो ताकि बैंक जो है बिजनेस को लैंड कर सके, पीपुल को लैंड कर सके। इस प्रकार से हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसको एक संरचना मिले, उसको एक सपोर्ट मिले। मैं फिर से रिपीट कर दूं, RBI के द्वारा LTRO और TLTRO लाया गया ताकि ये श्योर कर सके कि हमारे सिस्टम में इनफ मनी हो फॉर बैंक के लिए, ताकि वो बिजनेस और लोगों को लैंड कर सके, जिससे हमारा इकोनॉमी क्या हो, सपोर्टेड हो। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए LTRO को थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक पॉइंट को यहाँ समझिए। ओके, LTRO को कब लाया गया? मार्च 2020 में लाया गया। और TLTRO के में टर्म रेपो ऑक्शन होता है, 3 साल टेनर का होता है, जिसमें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं। तो यही सब चीज़ है कि बैंक में इनफ कैश होना चाहिए, इनफ पैसा होना चाहिए ताकि बिजनेस और पीपुल को लैंड कर सकें। अब हम लोग RBI के कुछ और फंक्शन की बात करते हैं। देखिए RBI इंचार्ज है करेंसी को बनाने का और करेंसी को मैनेज करने का, ये सरकार के साथ काम करता है। RBI जो है ना वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या क्या देखेगा, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट को देखेगा। किसका? बैंक नोट का। बैंक का जो नोट होता है उसके डिज़ाइन का, उसके प्रोडक्शन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है ताकि इंश्योर करें कि हमारे जो सर्कुलेशन में जो पैसा है ना वो रियल हो। अब देखिए नोट्स जो होते हैं ना वो 10,000 तक के मैक्सिमम हो सकते हैं, और कॉइन जो है 50 पैसा से लेकर 10 रुपया तक का हो सकता है। समझे? ये पूछा गया था पिछले बार। तो नोट्स जो है मैक्सिमम कितने का हो सकते हैं? 10,000 तक के हो सकते हैं, और कॉइन मैक्सिमम जो है अब देखिए यदि कॉइन अनडैमेज्ड हो या अंडरवेट नहीं हो तो वो लीगल होते हैं, ट्रांजैक्शन अप टू सर्टेन लिमिट सेट बाय द लॉ। अब देखिए एक पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है बैंकर टू गवर्नमेंट। क्या मतलब हुआ कि RBI जो है गवर्नमेंट का बैंकर की तरह काम करता है, उनके पैसा को हैंडल करना, ट्रांजैक्शन को हैंडल करना। उसके अलावा दोस्तों RBI क्या करता है कि वो अकाउंट को मैनेज करेगा, प्रोसेस करेगा पेमेंट को, और हेल्प करेगा फंड ट्रांसफ़र के लिए। फंड ट्रांसफ़र में हेल्प किसके लिए करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो बोरो करे पैसा पब्लिक से जब भी ज़रूरत हो तो, ठीक है। सो इट ऑल्सो हेल्प गवर्नमेंट बोरो मनी, गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि दे शुड बोरो मनी, ठीक है, व्हेनेवर नीडेड, ताकि इंश्योर कर सके कि एफिशिएंट हो और ऑन टाइम हो। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि RBI जो है गवर्नमेंट को हेल्प करता है मनी बोरो करने में स्मूथली। देखिए कितना सिंपल भाषा में मैं लिख रहा हूँ। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू बोरो मनी स्मूथली। RBI स्टैंडर्ड सेट करता है दूसरों के लिए, और ये मॉनेटरी पॉलिसी में हेल्प करता है।
इट सेट द बेंचमार्क फॉर अदर एंटिटी एंड इट एड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। वही चीज़ को मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। आरबीआई जो है गवर्नमेंट मनी के मूवमेंट को ट्रैक रखता है और शॉर्ट टर्म लोन भी देता है यदि जरूरत हो तो। मैंने आपको WMA के बारे में बताया था, शॉर्ट टर्म लोन होता है। साथ ही साथ आरबीआई जो है ट्रांजेक्शन को भी मैनेज करता है, दो बैंकों के बीच के ट्रांजेक्शन को मैनेज करना, इंश्योर करना कि उनके पास एनफ पैसा हो। और बैंक आरबीआई जो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है बैंक को, यदि वो लोगों के सेविंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे केस में, समझे? तो यहाँ तक क्लियर है आपको? आप देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। देखिए आरबीआई ये श्योर करता है कि जो बैंक है और जो सिमिलर इंस्टीट्यूशन है वो सेफ हों और वो प्रॉपरली ऑपरेट हों, ठीक है। और आरबीआई जो है लोगों के डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को, लोगों के पैसे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और इंश्योर करता है कि स्मूथ जो है बिजनेस बैंकिंग सर्विसेज हो। आरबीआई जो है बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, बहुत सारे सर्विसेज को मॉनिटर करता है, बहुत तरह के बैंक को मॉनिटर करता है और फाइनेंशियल कंपनी को मॉनिटर करता है। ये श्योर करता है कि वो रूल फॉलो करें और करेक्टिव एक्शन लें जब ज़रूरत पड़े, ताकि सभी चीज़ें स्मूथली रन करें। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। तो इसमें क्या पॉइंट है, लेट्स डिस्कस दिस रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है एनबीएफसी को भी मॉनिटर करता है। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, इसको सीआईसी बोलते हैं, सीआईसी यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, इसे भी मॉनिटर करता है। ये श्योर करता है कि चाहे एनबीएफसी हो या सीआईसी हो, ये जो है रेगुलेशन को फॉलो करें। एज अ बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई जो है बैंक के ऑपरेशन के लिए नियम कायदे सेट करती है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करती है और इंश्योर करती है कि ये दोनों जो एनबीएफसी हैं, ये जो सीआईसी हैं, वो इंपॉर्टेंट सेक्टर को लैंड करे। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर आपको पता होगा जिसको हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं, तो उनको लैंड करने को प्रिस्क्राइब करती है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इंस्पेक्शन यूज करना, फिर रिपोर्ट यूज करना, सुपरवाइज मीटिंग रखना ताकि बैंक को सुपरवाइज कर सकें, रिस्क को एसेस कर सकें सीनियर मैनेजर के साथ, ठीक है, ताकि डेटा को वैलिडेट करें और जो हमारा पोटेंशियल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको आरबीएस के बारे में समझाता हूँ, जो कि है आरबीएस है रिस्क बेस्ड सुपरविजन, और बीएफएस होता है हमारा बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। देखिए दोस्तों, आरबीआई जो है बैंकिंग ऑपरेशन को मॉनिटर करती है, इसका एक बोर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है, यहाँ लिखा गया है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए सर्विलेंस दो तरह का होता है, ऑन साइट और एक ऑफ साइट। ऑफ साइट सर्विलेंस का यूटिलाइज किया जाता है आरबीआई के द्वारा ताकि बहुत सारे रिस्क को देख सकें, और ऑन साइट विजिट होता है आरबीआई के सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर के द्वारा। अभी में हम लोग बात कर रहे थे बीएफएस का, यानी बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। तो ये बोर्ड इंश्योर करता है कि बैंक फाइनेंशियली साउंड हो और नियम को फॉलो करे। उसके अलावा दोस्तों ये बोर्ड फॉर फाइनेंस, ये बोर्ड ये भी इंश्योर करता है कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना एज पर द फेमा एक्ट। उसके अलावा ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना और मार्केट को डेवलप करना, जब कंट्री जो है कंट्री के फॉरेन करेंसी और गोल्ड रिजर्व को हैंडल कर रहे हो, राइट। तो इसके अंदर के कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इंक्लूड्स डिपार्टमेंट लाइक फॉरेक्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट आएंगे। यहाँ देखिए अगले स्लाइड में लिखा गया है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, जिसको एफईडी बोलते हैं हम लोग। फिर उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट। और ये देखिए DEIO होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन। दीज आर द डिपार्टमेंट विच आर इंक्लूडेड, ठीक है। चलिए अब हम बीएफएस की बात कर रहे थे। बीएफएस के अंदर ये सभी डिपार्टमेंट होता है, एफईडी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, एफएमडी फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट, और DEIO डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, बैंक किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करती है? बैंक सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करती है। देखिए ये गाइडलाइंस, तो गाइडिंग सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करेगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है ईजी एक्सेस टू कैश, कितना आसानी से आपको कैश का एक्सेस हो, और तीसरा रिटर्न यानी प्रॉफिटेबिलिटी। तो तीन चीज याद रखिएगा, बैंक का 3 गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। आरबीआई जो है ना, आरबीआई क्लोज आई रखती है, यानी मॉनिटर करती है कंट्री के फॉरेन करेंसी रिजर्व को, और इसका जो डिस्क्लोजर है वो वीकली होता है, ठीक है, वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट, जिसको हम लोग WSS बोलते हैं। तो आरबीआई क्लोज आई रखती है अपने फॉरेक्स रिजर्व पोजीशन में, और किसके थ्रू? WSS क्या होता है? वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट। उसके अलावा आरबीआई और क्या काम करती है? ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को मॉनिटर करती है, जो कि एक्ट लाया गया 2007 में, ठीक है, ताकि स्मूथ और सिक्योर मनी ट्रांसफर हो सके। बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कैश, चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर,
इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रहेगा और जो हमारे बैंकिंग और फाइनेंस में रिस्क रहेगा वो कम होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए बताया जा रहा है आपको कि आरबीआई जो है पेमेंट सिस्टम को मॉनिटर करेगी, इंश्योर करेगी कि वो सिक्योर हो। जो रिटेल सिस्टम होता है वो हैंडल करता है सभी चीज़ों को। रिटेल सिस्टम हैंडल एवरीथिंग। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं। रिटेल सिस्टम एक्सेस हैंडल एवरी ट्रांजेक्शन लाइक चेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, जबकि लार्ज वैल्यू सिस्टम जो है बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को मैनेज करते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ लिखा गया है जो हमारे लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम होते हैं वो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं। तो इसके अंदर आरटीजीएस आता है इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र के लिए, और क्लियरिंग सिस्टम आता है सिक्योरिटीज़ और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए। तो इसके अंदर कुछ सिस्टम आता है आरटीजीएस फॉर इंस्टेंट फंड ट्रांसफर एंड क्लियरिंग सिस्टम फॉर सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा डील है वर्ल्ड वाइड। खासकर जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा डील है। आरबीआई का फोकस है इसमें अर्ली 2000 ईस्वी से, और आरबीआई के पास यूनिट होता है जो कि हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है इनके जो बड़े बड़े पिक्चर्स हैं उनको ध्यान में रखता है, कोई रिस्क या प्रॉब्लम को मॉनिटर करता है। आरबीआई जो है बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखता है, रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और दूसरे आरबीआई के दूसरे पार्ट के साथ काम करता है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट रख सकें। अब एक रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग एफएसआर बोलते हैं। एफएसआर होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। यहाँ देखिए, लेट्स टॉक अबाउट एफएसआर। एफएसआर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होता है। दोस्तों ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आरबीआई जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश करती है साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। और ये मार्च 2010 में इनिशिएट किया गया। ये क्या करता है दोस्तों कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का जो हेल्थ है ना उस पर उसको ट्रैक रखता है, ठीक है। ये ट्रैक द फाइनेंशियल सिस्टम हेल्थ, और इसको आरबीआई के गवर्नर के द्वारा लीड किया जाता है जो कि हमारे चेयरपर्सन होते हैं इस सब कमेटी के। अब एक टर्म को और समझिए आप, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है वो भी समझ लीजिए। इसको एफएसडीसी भी कहा जाता है। तो ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा लीड किया जाता है जो कि इसे मॉनिटर करते हैं। आरबीआई का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट है वो इस काउंसिल के वर्क को मैनेज करता है। अब हम लोग डेवलपमेंट रोल ऑफ आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ये श्योर करता है कि पैसा जो है प्रोडक्टिव एरिया में जाए, फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्ड किया जाए और बैंकिंग सर्विस को एक्सेसिबल बनाया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए, राइट। तो इसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को सेट किए हैं इन सभी गोल को सपोर्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं डीआईसीजीसी, यूटीआई, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सभी का ईयर भी लिखा हुआ है कब इस्टेब्लिश किया गया। फिर एनएचबी, फिर यहाँ देख सकते हैं नबार्ड, फिर आप देख सकते हैं सिक्सेबी, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स हैं। अब देखिए आरबीआई इनकरेज करता है बैंक को कि वो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को लैंड करे, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ को लैंड करे, लीड बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करे, जिसको लीड बैंकिंग स्कीम बोलते हैं। और दूसरी बात कि स्पेसिफिक सेक्टर को सेक्टर स्पेसिफिक फंड भी प्रोवाइड करे, ठीक है। अब हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हम लोग यूसीबी बोलते हैं, उसे मॉनिटर करता है, उसके ओवरसी करता है। यदि उसका डिपॉजिट एक सर्टेन लेवल के ऊपर है, वो कितना है, 100 करोड़। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूसीबी भी जो है ना हमारे आरबीआई के सेकंड शेड्यूल लिस्ट में लिखा गया है कि जिसका एनडीटीएल कम से कम 100 करोड़ का हो। बाद में इसे 2003 में 200 करोड़ बढ़ा दिया गया, मतलब अभी 200 करोड़ है। ये सभी बैंक जो है रेगुलेट की जाती हैं आरबीआई के द्वारा बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए। और दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट जो है मैनेजरियल मैटर को हैंडल करता है। मैंने आपको बताया था कि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं इनको आरबीआई भी मैटर मॉनिटर करती है, स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है मैनेजरियल एस्पेक्ट को देखती है और आरबीआई जो है बैंकिंग ऑपरेशन को देखता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब दूसरी बात को डिस्कस करते हैं कि यूसीबी जो है हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो सिंगल डिस्ट्रिक्ट में, एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो ये सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट होते हैं।
और यानी तो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट हो सकते हैं, जबकि कुछ ऑपरेट होते हैं मल्टीपल स्टेट्स में भी, जिसको मल्टी स्टेट यूसीबी बोलते हैं। वो रजिस्टर्ड होते हैं हमारे स्टेट कोऑपरेटिव लॉ के अंदर, यानी तो सेंट्रल गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। देखिए लिखा हुआ है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, यानी तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर, तो दोनों में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल की। आरबीआई जो है कंट्रोल करता है कि कैसे कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट होगा, राइट, हाउ इट विल ऑपरेट, इट इज़ कंट्रोल बाय आरबीआई। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए, जो कि पहले जो है ना अलग अलग अथॉरिटी देखती थी, जिस कारण से कन्फ्यूजन होता था। पहले जो है ना, पहले बहुत सारी अथॉरिटी थी जिसको देखते थे, इस कारण से कन्फ्यूजन होता था। अब क्या हुआ है कि अमेंडमेंट लाया गया कि अब जो है आरबीआई को ही पावर दे दिया गया है कि वो यूसीबी को कंट्रोल करे, और सरकार ने लॉ को चेंज किया ताकि आरबीआई को अथॉरिटी मिले ताकि इन सभी बैंक को रेगुलेट करे। आरबीआई रूल देती है कोऑपरेटिव बैंक को ताकि ये श्योर करें कि वो अपना बिजनेस को वाइजली रन करे। अभी मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड में और मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है यूसीबी के लिए। देखिए स्मॉल बैंक के पास कम से कम 2 करोड़ चाहिए, और नहीं तो 5 करोड़ चाहिए सेफ्टी नेट को। सिंगल डिस्ट्रिक्ट में टियर 1 यूसीबी है तो 2 करोड़, और बाकी केस में 5 करोड़ चाहिए। 5 साल का ट्रांजिशन पीरियड चाहिए नॉन कॉम्प्लाइंट यूसीबी के लिए। उनका जो है मिनिमम CRAR जो है 9% रिटेन किया गया टियर 1 बैंक के लिए, और जिसे रिवाइज किया गया 12% पे टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4 यूसीबी। आप देखिए टियर 1 टियर 2 क्या हुआ, आप देखिए सिटी के हिसाब से, कुछ टियर 1 सिटी होते हैं वहाँ पे मिनिमम CRAR 9% है, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटी के लिए 12% है, ठीक है। फिर दोस्तों कहा जा रहा है कि वो LTV रेशियो जो है यूसीबी रिक्वायर्ड टू असाइन रिस्क वेट ऑन हाउसिंग लोन बेस्ड ऑन द LTV रेशियो। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जो है जिसको हम टियर 1 कैपिटल में इंक्लूड करते हैं, आपको पता होगा, ठीक, विद एप्लीकेबल डिस्काउंट, जो कि हमारे शेड्यूल बैंक से सिमिलर होता है। हम लोग थोड़ा सेबी की बात करते हैं। दोस्तों सेबी को क्रिएट किया गया था ताकि जो हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। 1991 में जो रिफॉर्म आया था उसके बाद से रेगुलेट करने के लिए स्टॉक मार्केट को सेबी को क्रिएट किया गया। इसको बैक किया गया एक लॉ के द्वारा जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जो कि इसे पावर देता है मार्केट के ऊपर। सेबी का मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ। सेबी का फंक्शन ये है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके अलावा मार्केट को ग्रो करवाया जाए, और ये श्योर किया जाए कि सभी चीज़ें जो है हमारे फेयर हों, राइट। तो ये 3 आपको मैंने इसका जॉब भी बता दिया। और ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और ये जो है ओल्डर एजेंसी को रिप्लेस कर दिया। इसके प्रेडिसेसर की बात करें तो देखिए इसका मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात के बारे में समझाता हूँ। तो सेबी में एक चेयरमैन होते हैं, और उसके अलावा दोस्तों मेंबर्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को देखिए यहाँ लिखा गया 3 फुल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो वो रजिस्टर करते हैं और रेगुलेट करते हैं सभी मार्केट प्लेयर को, रूल ब्रेकर को पेनलाइज करते हैं और वायलेशन को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनका मेन फंक्शन ये है कि प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर को और फेयरली और ऑर्डरली ट्रेड होना स्टॉक मार्केट में। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए, यहाँ पे बताया जा रहा है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इन वेरियस इंटरमीडिएटरी एसोसिएटेड विद द, देखिए एक पॉइंट को समझिए, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बताया जा रहा है कि आपको सेबी जो है बहुत सारे प्लेयर को ओवरसीज़ करते हैं हमारे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। ये इंश्योर करते हैं कि वो सभी के सभी रूल को फॉलो करें, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करें, और ये जो है ब्रोकर्स को भी मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, इन्वेस्टमेंट फर्म को रेगुलेट करती है, और उसके अलावा ये फ्रॉड को भी देखती है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एजुकेट करना, उनको इनसाइडर ट्रेडिंग से प्रिवेंट करना, ये सब का काम है। साथ ही साथ इसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, इंस्पेक्ट करे और ऑडिट करे मार्केट एक्टिविटीज़ को, और इन्फॉर्मेशन भी रिक्वेस्ट करे बैंक से। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं सेबी का फंक्शन। सेबी जो है फ़ी भी चार्ज करती है, देखिए लिखा गया है लेविंग फ़ी और चार्जेस। उसके बाद रिसर्च कंडक्ट करती है, लिखा गया है, और इसके पास और इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, देखिए लिखा गया है यहाँ पे एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद स्पेशल एजेंसी। सेबी के पास पावर है कि वो कंपनी को इंस्पेक्ट कर सकती है जिसको सस्पेक्ट मान रही है रॉन्ग डूइंग के लिए, और समन कर सकती है लोगों को क्वेश्चन के लिए, और एक्शन ले सकती है ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सस्पेक्टिंग नेक्स्ट पॉइंट की। लेट्स का द नेक्स्ट पॉइंट और भी फंक्शन दिया गया है, सस्पेंडिंग ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी। मतलब ये हुआ कि सेबी के पास पावर है कि वो किसी पार्टिकुलर सिक्योरिटी के ट्रेडिंग को होल्ड कर सकता है, कुछ लोगों को रोक सकता है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और साथ ही साथ जो है जो स्टॉक एक्सचेंज के जो लीडर्स हैं उन्हें भी हटा सकता है।
ठीक है, ऑफिस बियरर को। यदि ये जो है एसेट को भी फ्रीज कर सकता है, बैंक अकाउंट जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से लिंक है उसको भी फ्रीज कर सकता है। इंश्योर करे कि एविडेंस टेम्पर्ड ना हो, और हाँ, और उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई टैंपरिंग ना हो। सेबी रूल बनाता है कि कैसे कंपनी जो है पैसा रेज करेगी और ट्रेड करेगी स्टॉक को। ये किसी कंपनी को रोक सकता है पब्लिक से पैसा मांगने के लिए यदि वो कुछ स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा हो। ये कंडीशन सेट करता है कंपनी को कि वो पैसा के लिए पूछे यदि ये अलाउड हो। और साथ ही साथ दोस्तों सेबी जो है रूल सेट करता है ट्रेडिंग स्टॉक को ट्रेड करने के लिए और लिस्ट करने के लिए, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग लॉ से सेपरेट होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा IRDAI के, अच्छा एक और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सेबी के बारे में एक और पॉइंट, वो लीगल एक्शन भी ले सकता है। सेबी लीगल एक्शन भी ले सकता है जो भी रूल को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है IRDAI के बारे। IRDAI को इस्टेब्लिश किया गया 2000 ईस्वी में, और ये जो है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को मॉनिटर करता है ताकि पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट कर सके, फेयर ग्रोथ हो उनका, सेक्टर को डेवलप कर सके। ये मार्केट को भी एक्सपेंड करवाता है और इंटीग्रेट करता है फाइनेंशियल सर्विस से और ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन करता है। ये सभी ध्यान रखना है हमें IRDAI के बारे में। अब एक कमेटी का नाम सुन लीजिए, मल्होत्रा कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। देखिए मल्होत्रा कमेटी के द्वारा कहा गया कि इन्होंने 1993 में एक कमेटी का गठन हुआ ताकि हम रिफॉर्म और गाइड कर सके इंश्योरेंस सेक्टर को। लिखा गया रिफॉर्म और गाइड कर सके इंश्योरेंस सेक्टर को। इसने कुछ चेंजेस को सजेस्ट किए ताकि इंश्योरेंस को एफिशिएंट बना सके, कॉम्पिटिटिव बना सके। इन्होंने सर्विस और रेगुलेशन को इम्प्रूव करने पे फोकस किया। इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि हम इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर करें, LIC और GIC को इम्प्रूव करें। लिखा गया है ना, LIC GIC को इम्प्रूव करें और रेगुलेशन और सुपरविजन को इन्हांस करें। तो कहने का मतलब कि मल्होत्रा कमेटी का फोकस था कि सर्विस और रेगुलेशन को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कौन सा कमेटी ने LIC और GIC के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने का सजेशन दिया, तो जिसका आंसर होगा मल्होत्रा कमेटी। याद रखिएगा 1993 में हुआ। यदि हम रिकमेंडेशन और स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्होत्रा कमेटी ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट का जो ऑनरशिप है इंश्योरेंस कंपनी में उसे घटाया जाए, उनको फ्रीडम दिया जाए ऑपरेट होने के लिए। इन्होंने रिकमेंड किया कि प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया जाए जिनके पास एनफ कैपिटल है ताकि वो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करे, और कंपनी को रोका जाए कि वो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों ऑफर करे। मतलब एक ही कंपनी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ऑफर ना करे, समझे, इनका रिकमेंडेशन था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखिए इतना सिंपल भाषा में कोई नहीं बताएगा आपको, और यही हमारी चैनल की खासियत है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। चलिए, तो इसका लाभ उठाएं और वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी इस तरह के वीडियोस का हेल्प ले सकें और हमारा चैनल का ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि इन्होंने प्रपोज किया कि हम फॉरेन कंपनी को अलाउ करें कि वो भारतीय कंपनी के साथ पार्टनर करें, जिससे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेट हो रूरल एरिया में, और स्टेट लेवल इंश्योरेंस को लिमिट किया जाए। साथ ही साथ मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमारे इंश्योरेंस लॉ में कुछ चेंजेस लाए जाए, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी को क्रिएट किया जाए इंश्योरेंस के लिए। अब देखिए एक और पॉइंट को समझिए, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट रूल में चेंज लाया जाए, कस्टमर सर्विस में चेंज लाया जाए, ओवरऑल मार्केट कंपटीशन में चेंज लाया जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 75% से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 75% से कराकर 50% किया जाए, इनका कहना था। कस्टमर सर्विस में देखिए सब चेंज लाया जाए, LIC को इंटरेस्ट पे किया जाए, डिलेज इन पेमेंट बियॉन्ड 30 डेज, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में चेंज किया जाए। तो कहने का मतलब कि LIC का जो मैंडेटरी गवर्नमेंट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट था उसको कम करना, GIC का जो स्टेक है कंपनी में उसे घटाना। इन्होंने बेटर कस्टमर सर्विस को प्रपोज किया, जैसे इंटरेस्ट पे करना पेमेंट डिले के लिए, यदि पेमेंट डिले हो तो इंटरेस्ट पे कीजिए कस्टमर को। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। कमेटी का एम था कि हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ओपन करें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कॉम्पिटिशन पे ओपन करें। IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है इसके फुल टाइम चेयरमैन होते हैं, और जिनके अंदर 5 होल टाइम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो आप थोड़ा सा ड्यूटी पावर की बात कर लें तो IRDAI जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मॉनिटर करता है और ये श्योर करता है कि स्मूथली ग्रो करे और कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके अलावा दोस्तों ये लाइसेंस इशू करता है, रूल सेट करता है एजेंट के लिए, इंटरमीडिएटरी के लिए, और इंश्योरेंस ऑपरेशन को रेगुलेट करता है। ये इंश्योर करता है कि फेयर प्रैक्टिस हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, और इंश्योरर और इंटरमीडिएटरी को इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। ये इंश्योरेंस रेट को कंट्रोल करेगा और टर्म को कंट्रोल करेगा ताकि चीज़ें सभी के लिए फेयर हों। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से एंटिटीज़ जो हैं IRDAI के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो देखिए IRDAI बहुत सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मॉनिटर करता है, जैसे कि लाइफ और जनरल इंश्योरेंस,
कंपनीज इसके जो कि जिसमें से जो हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर कर रही है वो भी इंक्लूडेड है, और ये री इंश्योरेंस कंपनी को भी रेगुलेट करता है। अब मैं आपको ऑन साइट और ऑफ साइट सुपरविजन के बारे में समझाता हूँ। IRDAI जो है ना अपना ध्यान रखता है इंश्योरेंस कंपनी में, चाहे उनके ऑफिस में हो या उनके ऑफिस से बाहर हो, यही होता है ऑन साइट और ऑफ साइट इंस्पेक्शन। तो वो ऑफिस हर एक साल विजिट करता है ताकि श्योर करे कि वो रूल फॉलो कर रहे हो, और वो जो है दूर से डिस्टेंस से ये भी देखता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट देखता है रेगुलरली, ताकि कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले ही एड्रेस कर लिया जाए। अब एक पॉइंट है माइक्रो इंश्योरेंस एंड रूरल एंड सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन बाय IRDAI रूल बनाता है माइक्रो इंश्योरेंस के लिए, ताकि जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब आदमी हैं, उन्हें अफोर्डेबल इंश्योरेंस मिल जाए। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपको NGO, SHG, ठीक है, उनको इंश्योरेंस बेचने में हेल्प करता है। वो ये सभी एजेंट के रूप में काम करते हैं इंश्योरर के लिए। इंश्योरर जो है टारगेट को मीट करेगा ताकि रूरल एरिया में जो लोग हैं उन्हें कवर कर सकें, और सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा। अब मैं PFRDA के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। PFRDA पेंशन प्लान को प्रमोट करता है रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए। ये इंश्योर करता है कि जो हमारा नेशनल पेमेंट सिस्टम है, NPS है, उसे रेगुलेट करता है ये, और एजेंसीज को चूज करता है जो कि इसे NPS को मैनेज करेगी। ये लोगों को एजुकेट करता है पेंशन के बारे में, ट्रेन करता है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो भी कॉम्प्लेन है उसे हैंडल करता है, विच इज़ रिलेटेड टू द पेंशन स्कीम। अब मैं आपको इसके इंटरमीडिएटरी के बारे में थोड़ा समझा दूं। देखिए, CRA होता है हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो ये जो भी हमारे NPS के इंफॉर्मेशन है ना, उसको मेंटेन करने का काम CRA करती है, ठीक है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के जो कस्टमर हैं उनके इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना CRA का काम है, और ये अकाउंट नंबर भी इशू करता है। समझिए कि CRA एक तरह का लिंक की तरह काम करता है। एक तरफ है PFRDA और दूसरी तरफ है अदर एंटिटी। तो इसके बीच में लिंक का काम कौन करता है? हमारा CRA काम करता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन को ट्रैक करना, स्टेटमेंट प्रोवाइड करना सब्सक्राइबर को, ये सभी हमारे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज के काम है। दोस्तों, एक PFM होता है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। प्रान कार्ड के बारे में जानते होंगे, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। अब देखिए, एक PFM के बारे में थोड़ा जानकारी आप ले लीजिए, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड मैनेजर। देखिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। PFM जो है ना, जो भी फंड NPS सब्सक्राइबर के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है उसे इन्वेस्ट करते हैं रिटायरमेंट सेविंग के लिए। यदि हम इसके इंटरमीडिएटरी की बात करें तो पहला आता है ट्रस्टी बैंक। तो ट्रस्टी बैंक जो है ना, NPS के जो पैसा है, NPS का जो पैसा है उसे हैंडल करता है, फंड को वेरीफाई करना, फंड को ट्रांसफ़र करना जब भी ज़रूरत हो, ठीक है, और जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी बैलेंस है, उसका ट्रैक रखता है। दूसरा आता है हमारा कस्टडियन, ठीक है। तो ट्रस्टी बैंक के समझ में आया? ट्रस्टी बैंक क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, फंड को ट्रांसफ़र करेगा जब भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। क्या वेरीफाई करेगा? इट वेरीफाई मतलब पहले तो NPS का पैसा को हैंडल करना ट्रस्टी बैंक का काम है, और कंट्रीब्यूशन और बैलेंस का ट्रैक रखना भी ट्रस्टी बैंक का काम है। उसके बाद जो सेकंड इंटरमीडिएटरी आता है वो आता है हमारा कस्टडियन सिक्योरिटीज़ को मैनेज करेगा, एसेट को मैनेज करेगा, NPS कस्टमर के लिए बेनिफिट को कलेक्ट करेगा, और सब्सक्राइबर के ग्रेवियांस को हैंडल करेगा। ये कस्टडियन का काम है, ठीक है। और ये जो है सब्सक्राइबर को इन्फॉर्मेशन भी अपडेट करता है, कम्युनिकेशन करता है सिक्योरिटीज इशोर के लिए। तो ये था हमारा कंप्लीट यूनिट नंबर 27 का ओवरव्यू। शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया हो, प्लीज़ एक लाइक बटन बता दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये वीडियो है बहुत ही लोगों तक पहुँचेगा। धन्यवाद।